अनीता शादी की पहली रात घूंघट सजाए अपने कमरे में बैठी थी कि उसका पति आएगा तो कुछ अपने दिल की कहेगा और कुछ उसके दिल की सुनेगा। लेकिन अमन ने कमरे में आते ही बड़ी बेरुखी से कहा, देखो अनीता, मेरे जीवन में कोई और है जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ। मेरे मन में उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। अमन ने अपने मन की बात अनीता को बिना झिझक कह डाली। उसके मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ उसके लिए कुछ सोचते हुए भी होना चाहिए। पति के इस व्यवहार से अनीता के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चा देने की बात सुनकर अनीता समझ गई कि अमन शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शादी की पहली रात ही अनीता की जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और अमन से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? तो अमन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना मचाओगे कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया। तुम कुछ पूछो इससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने यह शादी अपने माता पिता के दबाव में आकर की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानुसी बातों के कारण काव्या से मेरी शादी नहीं हो पाई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी देकर तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। लेकिन उनको क्या लगता है कि इस तरह तुमसे शादी करवाकर वह जीत गए? तुम्हारी ओर देखते ही मैं मोहित हो जाऊंगा और काव्या को भूल जाऊंगा, तो यह उनकी गलतफहमी है। मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। उन्हें क्या लगता है कि तुमसे शादी करके काव्या से मुझे दूर कर दिया? मुझे काव्या से कोई दूर नहीं कर सकता, न तुम न भगवान। अमन के ऊपर काव्या के प्यार का भूत सवार था। उसकी बात सुनकर अनीता ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अपनी पढ़ाई कर रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हो। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। अनीता की बात सुनकर अमन ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर आंखें बंद कर ऐसे लेट गया जैसे अनीता को यह जता रहा हो कि उसको उसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनीता भारतीय संस्कृति में पड़ी पली बड़ी थी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता था। एक बार शादी के बंधन में बंध जाए तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं छूटता। अनीता नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता ने अपने जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वह अमन की हर बात का ख्याल रखेगी। वह जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। दिन गुजरने लगे, पर अमन ने अनीता की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। अमन की बेरुखी से वह दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ। बस यही सोचते हुए जिंदगी बिता रही थी कि कभी न कभी तो अमन को अपनी गलती का एहसास होगा और हारकर वह उसी के पास आएगा। बस इसी जद्दोजहद में वह दिन रात अपने पति व सास ससुर की सेवा में लगी रहती। समय ऐसे ही बीतता गया। उनकी शादी को 6 महीने हो गए थे, पर अभी तक अनीता ने कभी किसी को अपने रिश्ते में ऐसी कोई शंका नहीं होने दी कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। अमन के आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो चुकी थी। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में तो नहीं है। हो सकता है लड़की ठीक ना हो, कहीं उसे ब्लैकमेल कर रही हो। यही सोचकर एक दिन अनीता ने अपने सास ससुर से बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना बेटी, सास उर्मिला देवी ने प्यार से कहा। तो अनीता आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन यह मुझसे कोई बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बात करना तो दूर, मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते।
बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनीता की सास उर्मिला देवी अपनी बात दबाते हुए बोली, नहीं बेटा, मेरा अमन आजकल के लड़के जैसा नहीं है। थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और से प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवा दी। अनीता की बात का अब उसकी सास उर्मिला देवी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अनीता के सब्र का बांध टूट चुका था। वह अपनी सास से बोली, जब वह किसी और से प्रेम करते थे तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने मुझे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया। वह तो अब अपनी प्रेमिका के साथ खुश है, लेकिन मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया ना। बताइए ना माँ जी, आपने मुझे किस बात की सजा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आपने सोचा भी है? कहते कहते अनीता फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर उसके ससुर शंकर लाल जी कमरे में आ गए और अनीता के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है बेटी। उसने न जाने उस पर क्या जादू कर दिया है। लेकिन तू थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसीलिए तो वह शादी नहीं करवाई मैंने। लेकिन तू मुझ पर विश्वास कर बेटी, एक ना एक दिन झूठे प्यार से ठोकर खाकर अमन तेरे पास ही लौट कर आएगा। लेकिन पिताजी, आप भी बताइए, मैं भी एक औरत हूँ। अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूँगी? मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। तो उर्मिला देवी और शंकर लाल जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जहाँ 6 महीने काट ली, हमारे कहने से कुछ समय के लिए और रुक जाओ। शायद सब ठीक हो जाएगा। हम बात करेंगे, उसे आने दे आज घर पर। लेकिन उस रात अमन घर पर नहीं आया। अगले दिन अनीता बाजार जा रही थी तो उसने देखा उसका पति अमन एक सांवले रंग की लड़की के साथ कहीं जा रहा है। तो वह भी उनके पीछे पीछे चलती थोड़ी दूर पर जाकर वह एक छोटे से घर में चले गए। पर अनीता वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाज़ा खटखटाने जा ही रही थी, पर दोनों के अंदर से आती हुई हंसी सुनकर वह बेचैन हो उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था कि उसके पति के संबंध किसी और के संग है, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे के संग देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आज अपने पति को काव्या के संग देखकर अनीता अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह संसार की सबसे बदसूरत महिला है जो अपने पति को ही न पा सकी। अब मन की प्रताड़ना उससे झेली नहीं जा रही थी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज़ उसके मन को ऐसे घाव दे रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभ गए हो। काफ़ी देर तक अनीता घर के बाहर खड़ी होकर उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वह काव्या से अपने पति को वापस मांग कर ही रहेगी। उसे साफ साफ अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बाहर निकले तो अमन अनीता को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनीता ने उसकी तरफ देखा और बोले, अच्छा, तो तुम मुझे पहचानते भी हो? उसकी बात सुनकर अमन ने उसे घूरते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी बीवी हो तो क्या मैं तुम्हें पहचानूं नहीं? अनीता भी थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बोली, बीवी को एक नज़र उठाकर भी देखा है कभी? क्या अपने जीवन में मुझे बीवी का स्थान दिया है जो बीवी कहने चले हो? तभी अमन ने उसके बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अब यह फालतू की बातें बंद करो और यह बताओ, तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, अनीता ने कहा। तो अमन बोला, हाँ, मुझे तुम्हारी जासूसी करवाने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों? अमन की बात सुनकर अनीता अपने आंसू को रोक न सकी और रोते हुए बोली कि आपने मेरे साथ ऐसा कपट किया, इतना अपमान किया, मेरे सामने ही किसी गैर लड़के के साथ खड़े हो, फिर भी आपको शर्मिंदा होने की बजाय मेरी तकलीफ़ ड्रामा लग रही है।
तो अमन बोला, मैंने पहले ही दिन तुम्हें हमारे बारे में बता दिया था और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है ही नहीं, तो फिर यह कपट कैसा? उसकी बात सुनकर अनीता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अपनी पत्नी को न छूना उसके लिए इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी मैं अपने पति का प्यार न पा सकी, इससे अधिक मेरे लिए कोई प्रताड़ना नहीं। मेरा पति मेरा नहीं, वह पत्नी का हक किसी और को दे रहा है। आज अनीता सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज किसी और के संग अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। वह अपना हक पा लेना चाहती थी। उसके सब्र का बांध टूट गया था। लोग इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन अनीता को किसी का कोई डर नहीं था। वह अमन को कंधे से पकड़कर जोर जोर से झकझोरते हुए बोली, तुम्हें इसे छोड़कर अपने पत्नी के पास वापस आना ही होगा। तुम्हें मेरा बनना ही होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अनीता ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन अमन ने अनीता की कोई परवाह न करते हुए कहा कि तुम्हारा जो मन हो वह कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। अनीता ने काव्या से कहा, तुम एक औरत होकर भी दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरा पति मुझे वापस लौटा दो। तुम जो कहोगी वह मैं करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या लगे तुम्हें? मेरे पति को छोड़ने का यह सुनकर काव्या के चेहरे पर जीत की खुशी थी। अनीता को तड़पते देखकर वह खुश हो रही थी। उसे अनीता पर बिल्कुल दया नहीं आई और हंसकर बोली, क्या तुम अपने सुहाग की चूड़ियां मुझे दोगी? क्योंकि वह तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है, तो तुम यह चूड़ियां पहनकर भी क्या करोगे? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ यह सुहाग की चूड़ियां भी मुझे दे दो। अनीता के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा था। वह निडाल सी होकर वहीं बैठ गई। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियां उतार कर उस पर रख दी। तो अमन ने कहा कि यह तुम क्या कर रही हो? अनीता ने कहा कि यह सुहाग की चूड़ियां पति के जिंदा होने की निशानी होती है। मेरे लिए यह चूड़ियां सुहाग का सब है और मैं सुहागन विधवा हूँ। अनीता की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई, लेकिन पत्थर दिल काव्या ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियां उठाई और अमन का हाथ पकड़कर वहां से आगे निकल गई। अनीता वहीं बैठी अपने सूने हाथों को देखती रही और थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालकर घर की ओर निकल गई। उधर काव्या सुहाग की चूड़ियां मिलते ही अमन को ड्रिंक पिलाकर उसे बीच सड़क में ही छोड़कर अपने घर चली गई। जब अमन को होश आया तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ बीच सड़क में क्या कर रहा है। वह तो काव्या के साथ आया था। दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया कि काव्या तो उसके साथ ड्रिंक कर रही थी। फिर अब वह कहाँ चली गई? कहीं अनीता ने उसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? यह सोचते हुए अमन जल्दी से उठकर काव्या के घर की तरफ भागा। घर के पास पहुंचा तो अंदर से ठक ठक की खूब आवाजें आ रही थी। अमन अंदर जाने लगा, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर वहीं ठिठक कर रुक गया। उन लोगों की बातों से लग रहा था जैसे अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही हो। इसीलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से ही अंदर झांकने लगा। चुपके से अंदर झांका तो देखा कि काव्या अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर अनीता की चूड़ियां रखी थी। काव्या की माँ अनीता के सोने के कंगन उठाते हुए बोली, समय तो लगा बेटी, लेकिन माल तो हाथ लगा। हाँ माँ, वह अनीता बेवकूफ़ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ यह सोने के कंगन भी दे गई। आपने देखा नहीं माँ, कैसे रो रो कर मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी। मुझे तो उस पर बहुत हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल हो रहे थे। अरे बेटा, अगर लोग इमोशनल ना होंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? अमन भी तो इसे ही इमोशनल है। अभी तो हम उसे पैसे निकलवा पाते हैं। कितना भोला है अमन। बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब में से पैसे निकाल लो। काव्या की माँ ने हंसते हुए कहा तो वहाँ बैठे सभी लोग अमन पर हंसने लगे। तभी काव्या के भाई ने कहा, लेकिन उसके माँ बाप तो चालाक है, तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। झट से जात पात का बहाना बनाकर रिश्ता नहीं होने दिया और अपनी पसंद की लड़की से अमन की शादी करवा दी। अरे भाई, तू चिंता मत कर, आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसका सारा रुपया पैसा मेरा ही होगा। कहकर काव्या जैसे ही हंसने लगी तभी अचानक उसकी नज़र वहाँ खड़े अमन पर गई। अमन को देखते ही अंदर बैठे सब लोग घबरा गए। अमन भी उसकी बातों को सुनकर सक पका सा खड़ा था। उसे काव्या से बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी।
उसने कभी भी उस पर कोई शक नहीं किया था। वह उसे सच्चे दिल से प्यार करता था, पर वह उसके लिए एक पैसा कमाने का जरिया था। अमन समझ गया था कि वह साजिश का शिकार बन चुका है। उसने काव्या से कहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रचती रही। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत दिल दुखाया है, पर अब मैं उसे जीवन की सभी खुशियाँ देना चाहूँगा। इसीलिए अब मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ वापस ले जा रहा हूँ। अचानक अमन को सामने देखकर काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पोल खुलते देख वह घबरा गई। उसने घबराहट छुपाते हुए कहा, अमन तुम बैठो, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो बस यूं ही। तभी अमन ने काव्या की बात काटते हुए कहा, काव्या मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं खुद ही सही नहीं हूँ तो दूसरों को क्या दोष दूँ। कहते हुए उसने झट से वह चूड़ियाँ उठाई और जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। आज पहली बार अमन को महसूस हुआ कि अनीता काव्या से बेहतर इंसान है। आज पहली बार उसने अनीता के मन और तन की खूबसूरती को महसूस किया था। अपनी करनी पर दुखी होते हुए अमन बस सोचते जा रहा था कि मेरे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी न दे सका। अनीता का क्या कसूर था? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मानकर अनीता से शादी तो कर ली, लेकिन उसका जीवन भी नष्ट कर दिया। अनीता ने तो एक बेटी, एक बहू और पत्नी का हर रिश्ता ईमानदारी से निभाया, और मैं ना अच्छा बेटा और ना अच्छा पति बन सका। आज उसे सिर्फ अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसके आंखों के सामने अनीता का चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए काव्या के सामने कैसे गिड़गिड़ा रही थी, और काव्या ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियां उठा ली। मैं क्यों अनीता का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अनीता आज भी दो घरों की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार हो जाएगी। कोई भी तो कमी नहीं थी उसमें। कितनी खूबसूरत, सहनशील, मेरे माता पिता का ध्यान रखने वाली, मुझ जैसे इंसान के साथ भी रिश्ता निभाने को तैयार थी अनीता। अनीता की जगह अगर काव्या होती तो क्या वह सहन कर लेती? शायद कभी नहीं। काव्या और अनीता दोनों आज की आधुनिक महिला है, लेकिन एक रिश्तों की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था, अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं पहचान पाया। पर अब मैं जान चुका हूँ कि अनीता से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। सोचते हुए अमन शाम को घर पहुंचा तो आज अनीता उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ अनीता कहाँ है? तो उसकी माँ गुस्से में बोली, क्यों? आज अनीता के बारे में क्यों पूछ रहा है? माँ, वह दरअसल बात यह थी कि अमन आगे कुछ कहता उससे पहले उसकी माँ उर्मिला देवी ने कहा, तू इतना नीच कैसे हो सकता है? जब अनीता ने आकर मुझे सारी बातें बताई तो मुझे अनीता के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वहीं उसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया था। उसके बावजूद भी वह अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद थी। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़कर कांच को अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैं और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया है कि उसके पिता को वह सारी धन राशि देंगे जो उन्होंने अनीता की शादी में खर्च की थी। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझ बैठे थे। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले उन्हें स्वयं लेने देने चाहिए। हमारी जिद ने अनीता का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। वह अपने अच्छे जीवन में जरूर कामयाब होगी, इसीलिए हमने उसे यहाँ से भेज दिया है। लेकिन जाने से पहले वह तुम्हारे लिए यह तोहफा दे गई थी। कहते हुए उर्मिला देवी अपने कमरे से एक बैग लेकर आई, अमन के हाथों में थमा दिया। अमन ने जल्दी से उसे खोलकर देखा तो उसमें एक चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था।
अमन जल्दी से लेटर खोलकर पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद दिया था। मैं यह हक खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा देना। लेटर पढ़कर अमन फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मैंने अनीता और आपके साथ बहुत गलत किया है। आपने काव्या के असली चेहरे को पहचान लिया था, लेकिन मैं ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो माँ। मैंने अनीता के साथ जो गलत किया, उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो अब तक मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। काव्या के व्यवहार को मैं आज पहचान चुका हूँ कि वह बहुत स्वार्थी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है माँ। मैंने अनीता को खो दिया। कहते कहते अमन रोए जा रहा था। बेटे को पछताते देख उर्मिला देवी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही अनीता घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा, हमारी बहू को वापस ले आ। यह सुनकर अमन जल्दी से गाड़ी निकाल अनीता को खोजने के लिए बाहर की ओर निकल पड़ा। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढ रहा था। तभी एक टैक्सी से जाते हुए अनीता उसे दिखाई पड़ी। अमन तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को टैक्सी रोकने के लिए इशारा किया। टैक्सी रुकते ही अमन अनीता से बोला, अनीता, मुझे बिना बताए कहाँ जा रही थी? अनीता अमन को देखकर हैरान थी। उस अपनी बात फिर से दोहराई तो अनीता ने भी दो टूक जवाब दिया। अब आप मुझे शांति से रहने देंगे या नहीं? देखो अमन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ तुम वापस अपने घर चलो। कैसा घर अमन? कौन से घर की बात कर रहे हो तुम? तुमने तो मुझे पहले दिन ही उस घर से जाने के लिए बोल दिया था। वह तो मैं ही अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए अब तक तुम्हारे कारनामे सहित आ रही थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। सही कहा था काव्या ने कि जब तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारा नहीं है तो यह चूड़ियाँ पहनकर क्या करोगी? लेकिन यह चूड़ियाँ पहनकर मैं समाज की नज़र में अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। अब वो इज्जत ही उतर गई है, तो अब उस घर में रहने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा। नहीं अनीता, मैं तुम्हारे सुहाग की चूड़ियाँ वापस ले आया हूँ। प्लीज़ वापस घर चलो। अमन ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। तो अनीता बोली, माफ़ी चाहती हूँ अमन, लेकिन अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जब भी जी चाहा तब चूड़ियाँ पहन ली और जब दिल चाहा तो वापस निकाल दी। एक औरत का सुहाग उसकी चूड़ियाँ ही होती हैं, और वही जब मेरे हाथों से निकल गई हो तब मैं उन्हें दोबारा नहीं पहन सकती। अब मैं उस घर में और तुम्हारी ज़िंदगी में कभी लौटकर नहीं आऊँगी। इसीलिए अब मुझे जाने दीजिए और शांति से रहने दीजिए। बोलकर अनीता वहाँ से आगे बढ़ गई तो अमन वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, अनीता ने अमन के साथ वापस न आकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।